बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर अदालतों ने स्टैंड लिया है। तलाल रज़ा, आपके पास क्या सवाल है? सर, फातिमा जिन्ना के हवाले से सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपने जैसे बात की कि फातिमा जिन्ना जो है बड़ी बुरी तरह वो इलेक्शन में आ रही थी अयूब खान के मुकाबले में, तो अगर फातिमा जिन्ना सपोज इलेक्ट हो जाती हैं तो क्या पाकिस्तान टूटने से बच जाता? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि नेटो सप्लाई लाइन 8 महीने बंद रखी हमने, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप किस तरह करते हैं? आपके नज़दीक हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ या ज़्यादा नुकसान हुआ, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली एंड मॉरली? असल में जी यहाँ का मादा मिलत का है, कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के लोग डिसल्यूजन हुए थे कि वेस्ट पाकिस्तान में तो शायद डेमोक्रेसी चल ही नहीं पाएगी, और उस वक्त उन्हें महसूस हुआ था कि उनके वोट के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन इसमें पाकिस्तान में बहुत से लोग डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मायूसी हुई, लेकिन ये इसी तहरीक का नतीजा था कि 68 में भुट्टो साहब की छुट्टी हो गई, 69 में शुरू में भुट्टो साहब कहता हूँ इसकी अयूब खान की छुट्टी हो गई, और भुट्टो साहब भी उस वक्त लीडर बन के वहाँ से ताशकंद से आए, और वो भी एक उनकी ट्रेन चली और उनका रुमाल 10,000 रुपये में बिका, आंसुओं से लबरेज जो रुमाल था उनका, यानी एक सिचुएशन क्रिएट हुई और स्टूडेंट की वो मूवमेंट चली कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं चल सकी। लकीली फिर आप उम्र की बात ना करें तो मैं कहूँगा मैं भी उसका भी हम हिस्सा रहे हैं, वो तो मादे मिलत के बाद की बात है। और एक मुल्क में एक ऐसी फीलिंग पैदा हुई जैसे लगता है कि चेंज, जैसे आजकल है ना कि नौजवान मैदान में हैं, सड़कों पे हैं, कि चेंज आएगी। उस वक्त चेंज के ख्वाब थे। अजीब व गरीब बात है कि दुनिया में ये चेंज के नौजवानों में जो जज्बे है ये वक्फे से आता है। उसी ज़माने में दुनिया भर के कैंपसेस पर, मसलन फ्रांस के कैंपसेस पर स्टूडेंट का कब्जा था, अमेरिका के उसके असर के तहत अमेरिका के कैंपसेस पर एक असरात पड़े, पूरी दुनिया में स्टूडेंट जो थे वो सड़कों पे थे, और पाकिस्तान के तालिब इल्म भी उनसे मिले हुए नहीं थे। जिस तरह आज अरब बहारा है, आज ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये मेरा ख्याल है एक साइकोलॉजिस्ट है यूंग, और उसके मुताबिक ये एक यूनिवर्सल आर्कीटाइप्स होते हैं, यानी कि जैसे आफाकी ऐयान कह लीजिए, वो जो अपने आप को रिवील करते हैं। वही एक कहानी एक कौम में उस तरह सुनाई जाती है, वही कहानी आपको और तरह सुनाई जाती है, वही कहानी होती है, वही किस्सा किसी और कौम में और तरह होता है। ये नहीं एक दूसरे से उन्होंने हासिल की है। वो कहते हैं कि खुद ब खुद ये उनके जहनों में खुदा की तरफ से डाले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 40-42 साल के बाद एक ऐसा दौर आता है कि जब नौजवान नस्ल दोबारा उठती है और देखती है कि उनके साथ जो है पहली सन 36 के करीब तहरीक चली थी, उसके बाद ये आई, फिर ये आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस इतनी ज़ोर की जो मूवमेंट बनी थी वो फातिमा जिन्ना के ही लीडरशिप का करिश्मा था। दूसरा सवाल आपने नेटो सप्लाई के बारे में कहा कि खोलना अच्छा है या बुरा है। अब क्या कहें जी, असल बात तो क़यादत की होती है कि उसने क्या लिया है, क्या दिया है, और वो बात पब्लिक नहीं हो रही। इतनी बात तो नहीं थी कि आप सिर्फ ये कि ये माफ़ी मांग लें, सॉरी कह लिया हम खोल देंगे, या इतनी बात तो नहीं थी कि पैसे दे दें हम खोल देंगे। अमेरिका के लिए भी ये बात इतनी बड़ी नॉट वर्थ, जैसे कहते हैं नॉट ए बिग डील, कि वो इस बात पे अड़ जाता है कि हमने सॉरी नहीं कहना या हमने ये नहीं कहना। तो ये एक अभी कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इसकी जब तक परतें नहीं खुलती हम उस पर कुछ नहीं कह सकते कि इसके क्या असरात हैं और कहाँ तक हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद यकीनन डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म हो गई है, उस पर अब मीर साहब क्या समझते हैं कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो गई है या नहीं, ये ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सजाद मीर के साथ। और मीर साहब बात करेंगे डॉक्टर्स के हवाले से। उन्होंने आखिरकार हड़ताल ख़त्म कर दी, लेकिन जाहिर है वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है। आप क्या समझते हैं, उनकी इस तरह से हड़ताल ख़त्म कर देने से अब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो गई है? असल में जी हड़ताल तो उन्होंने कोर्ट के हुक्म पर की है, और सच्ची बात सिर्फ कोर्ट के हुक्म पर नहीं की है, उन पर डंडा भी चला है, और इससे तलखी तो बड़ी है और पैदा हुई है। और डॉक्टरों ने जो स्टैंड लिया हुआ था उनकी लीडरशिप ने, ख़ास तौर पर वो लीडरशिप जो थी वो ख़ास तौर पर स्टूडेंट जैसे लीडर नहीं होते, उस मजाज की लीडर थी। जैसे ट्रेड यूनियन से ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ से अभी नए नए निकले लगते हैं, उसी अंदाज में बड़े जज्बा भी ज़्यादा, हाँ वो बात भी उसी अंदाज में करते हैं। अब मसला इसमें दो आ गया। एक तो उन्होंने कर दिया है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स लिए थे मेडिकल कोर के, वो तो वापस कर दिए उन्होंने, 150 करीब डॉक्टर के, अब ये आज से ये संभालेंगे, टोटल उनको दिए। साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए थे। अब इन यंग डॉक्टर का अपने से यंगर डॉक्टर के साथ एक तसादुम पैदा हो गया। कहने जी उन्होंने तो अभी हाउस जॉब नहीं किया, अच्छा जी वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ नहीं आए, आपने वॉक इन इंटरव्यू के साथ उनको इंडक्ट कर लिया है, हम उन्हें काम नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह।
उधर हुकूमत पंजाब ने कहा है साहब हमने उनको सेलेक्ट किया, उनको लेटर जारी किए जाएँ और उनको जॉब्स दिलाया जाए। अच्छा, अब ये जो कशमकश पैदा होगी, 450 के करीब वो डॉक्टर उन्होंने इंडक्ट किए हैं, वो लिए हैं, अब ये उनको यंग नहीं मानेंगे। तो हम भी यंग नहीं मानते, यंगर मानते हैं। एक बार मुझे याद है कि अदब में एक तहरीक थी, जदीद शायरी की तहरीक, तो जब हम नए नए आए तो हमने उस पर एतराज़ कर दिया। जो जदीद से जदीद तर शायरी की तहरीक थी उस पर भी एतराज़ कर दिया। तो इंतज़ार शाह ने कारण देखा कि भाई ये तो ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार जालब के कनपट्टियों पर सफ़ेद बाल आ गए हैं और वो तो अब नौजवान ही रहे, नौजवान तो हम हो गए। तो अब लगता है कि यंग डॉक्टरों के साथ ही एक यंगर डॉक्टर जब ये इंडक्ट हो जाएंगे तो उनका मजाज ज़रा डिफरेंट होगा और तरह भी हो सकता है। तो उन पर जो इतराज़, इसलिए अभी नॉर्मल ही लगता, अभी उनको सैलरी स्ट्रक्चर बनवाना है। अब पंजाब गवर्नमेंट को इस पर सीरियसली काम करना चाहिए, हर शोबे एक कमीशन बनाए, हर शोबे का स्ट्रक्चर बनाया जाए, कोई हर्ज नहीं इसमें। आप अगर नहीं बनाते हैं, देखिए महबूबुल्लाह ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था इंडेक्सेशन का, कि आपकी तनख्वाह जो बढ़ती है वो तो अपनी जगह जो ग्रेड आपको मिलता है, लेकिन साथ ही एक पॉजिटिव बात ये दी थी कि आपकी तनख्वाह के साथ जितनी महंगाई होती है हर साल उतने % आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी ग्रेड के अलावा। वो इंडेक्सेशन एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो मेरे ख्याल में इनके साथ भी एक पूरा हमारे मुख्तलिफ सर्विसेज का जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहिए और उसी के हवाले से हमें बजट को प्लान करना चाहिए हमेशा की तरह, ताकि इस तरह के जो फसादात हैं ये जन्म ना ले। मीर साहब, अगर बात करें मौलाना फजलुर रहमान की, आप भी जानते हैं बड़े मुमताज़ हैं, उनकी जो मुनफरिद सियासत है उस वजह से आज भी उन्होंने तौहीन अदालत और दोहरी शहरियत बिल की मुखालफत का ऐलान कर दिया। जब हम पहले बात कर रहे थे दफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल, तो क्योंकि ये भी नेटो सप्लाई के मुखालिफ हैं और वो कह रहे हैं कि दफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल ने उनसे रब्ता नहीं किया। आप क्या समझते हैं ये जो उन्होंने तौहीन अदालत और दोहरी शहरियत बिल की मुखालफत का ऐलान किया और फिर नेटो सप्लाई के हवाले से भी कुछ सुन के हैं, तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सवाल का जवाब देता हूँ। वो जो उन्होंने कहते हैं मुझसे रब्ता नहीं किया, ये गलत कह रहे हैं। ये इससे पहले ही मुझे हमें मौलाना समीर हक ने कहा, मौलाना समीर हक की फजल रहमान की बहुत लगती है। वो बहुत बड़ा मदरसा था कोड़ा खटक का, जिसके समीर हक जो थे वो लीडर थे, और उनके वालिद अब्दुल हक कोड़ा खटक, जिसको कहा जाता था GHQ गोया अफगान वार का, मौलवी यूनुस खालिस जलालुद्दीन हक्कानी, ये हक्कानी नेटवर्क सब उन्हीं से वाबस्ता था। बहुत बड़ा नेटवर्क था। मदरसा भी कहते थे कि देवबंद के बाद इस इलाके का सबसे बड़ा मदरसा गिना जाता है। मौलाना फजल रहमान लेकिन सियासत के पेचताब जानते थे, उन्होंने सियासत कर के वो अपना एक अलग मकाम पैदा किया हुआ था। इन दोनों की अब बनती बिनी लड़ाई थी। तो इसमें दफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल ने कहा कि भाई आप पाकिस्तान की खातर और इस जहाद की खातर आप खुद जाएँ, और इन्होंने हामी बाड़ी में कि मैं जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। जब उनसे पैगाम दिया गया, उन्होंने कहा मैं तो कराची में हूँ। तो उसके बाद अगले दिन बयान दे दिया कि साहब हमने तो जो करना था पार्लियामेंट में कर दिया, अब दफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल वाले जाने उनका काम था। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। अच्छा। किस्सा ये है कि वो उन्होंने कहा कि अगर मैं मिल लिया समीर हक से और फिर ये काम में शामिल न हुआ तो बड़ी हेटी होगी। चुनांचे उन्होंने अपने आप को उससे अलग रखना चाहा, वो इसलिए ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं थे। रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि उसके नतीजे के तौर पर उन्होंने अभी लगता था कि हुकूमत के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अब लगता है कि ही इज़ ए ट्रेंड सेटर, इंडिकेटर हैं। वो ये है कि ये साबित हो गया है कि ये करारदादें जो पेश हुई है दोहरी शहरियत पर और तौहीन अदालत पर, ये आइनी तरमीम के तौर पर तो नहीं आ रही, वरना उनको फजल रहमान की ज़रूरत होती जितने भी उनके वोट हैं। और अब वो उस सूरत में नहीं आ रही। फजल रहमान ने कह दिया मैं तो साथ नहीं दूंगा। सिंपल मेजॉरिटी से जो अगर उन्होंने बिल पास करने होंगे तो वैसे भी कर देंगे, और कर भी देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको टर्न डाउन करना ही करना है जी, ये इसकी बात तो नहीं है। तो फजल रहमान अपनी सियासत में अपने आप को अलग रखते हैं। बहुत से लोग जैसे कि ये पूछ रहे थे कि भाई इमरान खान और नवाज शरीफ कहाँ हैं, बयान तो उनके आ रहे हैं, लेकिन वो चूँकि सियासत के मैदान में है, वो अपने मौके पर जो है हिट करेंगे, इस पे नहीं। नवाज शरीफ कैसे करेगा कि मैं इस वक्त जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ को स्टैंड ले लें और अपने लिए, मेरा ख्याल है इमरान खान भी इस तरह नहीं करेगा, बयान देंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं, लगता मुझे यही। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, और बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके फ़ीडबैक का ईमेल के ज़रिए हमें इंतज़ार रहेगा, और जो आप इस प्रोग्राम में आप कोई तब्दीली देखना चाहते हैं, कोई भी आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, और ख़ास तौर पर इन स्टूडेंट्स की तरह, यूथ की तरह आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए आप सवाल कर सकते हैं और मीर साहब यकीनन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए आपको जवाब देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।